की जो सरकार थी उसका रिकॉर्ड याद है आपको? कोई सरकार जनता जनार्दन के विश्वास के बिना नहीं चलती है। और आज दिन की शुरुआत करेंगे दाग से, क्योंकि कहा जा रहा है कि दाग हैं तो क्या फर्क पड़ता, अच्छे हैं, और दाग है तो क्या हुआ, सियासत के दाग अच्छे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने चुनाव की एक नई परिभाषा कर ली है। कहो कुछ और करो कुछ। दोनों पार्टियों ने नेता चुनावी तारीख का ऐलान होने से कई महीने पहले से आदर्शों का ढोल पीटते रहे, ऐसे पेश आते रहे जैसे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में फटकने नहीं देंगे। लेकिन टिकट की बारी आई तो दागियों को ही दिया गया टिकट। बीजेपी की जो सरकार थी उसका रिकॉर्ड याद है आपको? भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे थे ये। तो इस बार इनकी पूरी कोशिश होगी भ्रष्टाचार करने की। और रोकेगा कौन? रोकेगा कांग्रेस पार्टी। सड़कों पे रोकेंगे, गांव में रोकेंगे, कस्बों में रोकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भ्रष्टाचार के दाग धोने के लिए क्या क्या नहीं करते रहे हैं। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की तो कभी भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए बड़े बड़े कानूनों की वकालत की। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पूरी कोशिश ये साबित करने की कि कांग्रेस अब दागियों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी नहीं, और गलत तरीके से, गुस्से से, क्रोध से विरोध करना है। लेकिन टिकट की रेवड़ियां बटी तो राहुल की सारी मेहनत ढाक के बस 3 पात। फिर दागी ले गए कांग्रेस का टिकट। फिर भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे कांग्रेसियों की हो गई चुनावी चांदी। इन 3 चेहरों को गौर से देखिए और फिर जरा दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। 10 करोड़ के रेल घूसकांड में पवन बंसल को रेल मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मंगलवार को ही सीबीआई की विशेष अदालत ने पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला और 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। सिंगला को मामा पवन बंसल के रेल मंत्रालय में एक बड़ा पद दिलाने के लिए अफसर से 10 करोड़ रिश्वत फिक्स करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामला सामने आने के बाद हाय तौबा मची तो पवन बंसल से रेल मंत्रालय की चाबी छीन ली गई। लेकिन चुनाव की बारी आई तो कांग्रेस सारे दाग भूल गई और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को टिकट दे दिया। कल जारी हुई कांग्रेस की 71 उम्मीदवारों की सूची में चंडीगढ़ से पवन बंसल का नाम भी चमक रहा था। कांग्रेस ने दाग के बावजूद टिकट की मेहरबानी की तो पवन बंसल भी कांग्रेस आलाकमान की दुहाई दे रहे हैं। जो मेरे में विश्वास हाईकमान ने जताया है, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं समझता हूं कि लोगों का जो प्रेम और स्नेह मुझे चंडीगढ़ में मिल रहा है, इसने 8-10 महीनों में और ज्यादा तौर पे उसके साथ हम ये सीट अवश्य जीत के आएंगे। इधर कांग्रेस ने पवन बंसल का टिकट फाइनल किया, उधर आपने अभिनेत्री गुल पनाग को चंडीगढ़ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। पवन बंसल से जुड़ा रेल घूसकांड अब वहीं विपक्षी नेताओं के लिए बड़ा चुनावी हथियार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पवन जी और उनकी पार्टी एक प्रतीक है उस सिस्टम का जिस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं, उस राजनीतिक वातावरण का जिसको हम लोग साफ करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या प्रिय है और क्या नहीं, वो उनकी नॉमिनेशन लिस्ट से साफ हो रहा है। पवन बंसल के ही मामले में कांग्रेस ने आदर्शवाद की माला जपनी नहीं छोड़ी। 2014 की चुनावी बाजी के लिए कईयों के दाग कांग्रेस ने धो दिए या दागों पर नजर फेरने की जरूरत ही नहीं समझी। जरा कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त देखिए, आपको कांग्रेस के आदर्शवाद का पूरा सच दिख जाएगा। खदान आवंटन मामले में पर्यटन मंत्री की कुर्सी गंवा चुके सुबोध कांत सहाय को भी आखिरकार लोकसभा का टिकट मिल गया। उम्मीदवारों की पहली सूची में नाम ना देखकर सुबोध कांत सहाय बौखला गए थे, लेकिन कांग्रेस की दूसरी सूची में सुबोध कांत के दाग रांची से उनका टिकट फाइनल करने में आड़े नहीं आए। आपको मैं चुनौती देता हूं, आपके माध्यम से, अगर जो भी विरोधी हैं, कि देश में एक चीज, सिर्फ एक चीज, 1 रुपया के बराबर भी नहीं, 10 पैसा के बराबर हमारे ऊपर कोई चीज प्रूफ कर दे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सुबोध कांत का 37 साल का राजनीतिक जीवन जो है वो क्लीन रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश में घूम घूम कर आदर्शवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन लोकसभा टिकट बंटवारे में
काले से काले दाग की भी परवाह नहीं हुई। न कोयला घोटाले में फंसे कानपुर से कांग्रेस सांसद और मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का टिकट कटा और न गैस के दाम को लेकर दिल्ली में एफआईआर का दंश झेल रहे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली का टिकट फंसा। अब ये हाल है तो कैसे कहें कि दाग अच्छे नहीं। कांग्रेस के टिकट बंटवारे ने एक बार फिर ये साबित किया है कि दाग से परहेज से ज्यादा बड़ी चीज है चुनावी जीत का समीकरण। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने भी दिखावे की सियासत खूब की है। पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, पार्टी तक से निकाल दिया गया। पिछले चुनाव में फटका लगा तो इस चुनाव में दागी को साथ कर लिया। येदियुरप्पा शिवमोगा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और श्री रामुलु का बेल्लारी से टिकट तय है। ये देश ये गुंडागिर्दी की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले तक बीजेपी भी भ्रष्टाचारियों की हवा टाइट करने में पीछे नहीं थी। ये कांग्रेस के शाहजादे पहले घोषित करें। बीजेपी ने तो 2014 में कांग्रेस पर वार का सबसे बड़ा हथियार ही भ्रष्टाचार को बनाया है। तभी तो बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी कांग्रेस पर अक्सर बहाना ढूंढ कर भ्रष्टाचारियों की सरकार की तोहमत मढ़ते हैं। भाइयों बहनों, देश में शायद ये पहली ऐसी सरकार है कि जिस पर हिंदुस्तान के किसी नागरिक को भरोसा नहीं है। कोई सरकार जनता जनार्दन के विश्वास के बिना नहीं चलती है और कोई भी जनता जनार्दन सरकार के भरोसे के बिना चैन की नींद सो सकती है। लेकिन कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश में जुटी बीजेपी अपने ही घर को संभालना भूल गई है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जैसे जैसे जारी हो रही है, दागी और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नेता बीजेपी का कमल लहराने का टिकट हासिल करते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाए जा चुके कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की न सिर्फ सम्मान के साथ बीजेपी में वापसी हुई है, बल्कि लोकसभा का टिकट भी मिल गया है। येदियुरप्पा शिमोगा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। पिछले 8 मार्च को बीजेपी ने जिन 52 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उनमें एक नाम बीएस येदियुरप्पा का भी था। This time we are going to win minimum 20 seats because our all India leadership is giving full support. Whatever suggestions we have given about all the 28 Lok Sabha candidates, they have cleared the name. येदियुरप्पा के बाद नंबर है कर्नाटक के बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग तक पकड़ रखने वाले श्री रामुलु का। बीजेपी ने 2014 में 272 का आंकड़ा छूने के लिए साफ सुथरा रहने और दिखने के सारे कस्मे वादे तोड़ दिए हैं और बीएसआर कांग्रेस नेता श्री रामुलु के इस्तकबाल के लिए दरवाजे खोलकर खड़ी है। श्री रामुलु अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बेल्लारी से बीजेपी संसदीय बोर्ड ने श्री रामुलु का टिकट फाइनल कर दिया है। येदियुरप्पा की तरह भ्रष्टाचार के दाग से घिरे श्री रामुलु आज बेंगलोर में बीजेपी में शामिल होंगे और फिर बेल्लारी से उनकी बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारी का ऐलान होगा। All India leadership agreed that Sri Ramulu is going to contest from Bharatiya Janata Party from Bellary. बीएसआर कांग्रेस के नेता श्री रामुलु को बीजेपी में शामिल करने की कोशिशों पर लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज कड़ी आपत्ति जता चुकी हैं। लेकिन दिल्ली का ताज कांग्रेस से झटकने की मुहिम में जुटी बीजेपी न नैतिकता का तकाजा समझने को तैयार है और न ही दाग से परहेज करने की जरूरत। आज तक ब्यूरो। चुनावी जीत पक्की करने के लिए आदर्शों को ठेंगा दिखा रही है पार्टी, तो कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा ही, कोई ना कोई तो आईना दिखाएगा कि कथनी और करनी में फर्क क्यों है। आखिर क्यों समझौते पर समझौते कर रही है बीजेपी, और उनके अपने ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले येदियुरप्पा और अब श्री रामुलु। बीजेपी समझौते पर समझौते कर रही है। चुनावी जीत पक्की करने के लिए जनता से किए वादों से मुकर रही है बीजेपी। जब भ्रष्टाचारियों से ही परहेज नहीं तो भ्रष्टाचार से कैसे किनारा करेगी बीजेपी। आखिर बीजेपी अपने आदर्शों से भटक रही है। रैलियों में चीख चीख कर कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट सरकार साबित करने की कोशिशों के बावजूद भ्रष्टाचारियों से गठजोड़ करेगी बीजेपी तो कहीं ना कहीं तो आग लगेगी, कोई ना कोई तो सवाल उठाएगा।
बीजेपी के सहयोगियों ने भी पूछना शुरू कर दिया है कि पार्टी ऐसे आत्मघाती फैसले क्यों ले रही है। सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि बीजेपी दुश्मन का सिर फोड़ने की जगह अपना ही सिर फोड़ने में लगी है। हिंदुत्व के विचार में विश्वासघात की कोई जगह नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एमएनएस के साथ बात करके ऐसा ही किया। जब आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी से बातचीत की गई तो टीडीपी को अंधेरे में रखा गया। ठीक इसी तरह पासवान की वजह से बिहार बीजेपी के कई नेता नाराज हैं। आडवाणी येदियुरप्पा के शामिल होने से नाराज हैं। सुषमा स्वराज विनोद शर्मा की वजह से नाराज हैं। जब गुजरात में शंकर सिंह वाघेला ने पार्टी छोड़ी तो शिवसेना से संपर्क किया गया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने वाघेला को एंट्री नहीं दी। यही वजह है कि मोदी चमके और अब बीजेपी उन लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रही है जो शिवसेना से अलग हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गठबंधन सरपट दौड़ता रहे, इसलिए सामना में खरी खरी बातें लिखी। मैंने सिर्फ भारतीय जनता पक्ष के बाकी जो अलग अलग राज्यों में जो भी मित्र पक्ष थे उनके साथ किया हुआ बर्ताव वो मैंने सबके सामने रखा है और मैंने यही अपेक्षा की है कि वैसा वो जो अनुभव है हमारे भाग्य में ना आए तो अच्छा है। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि शिवसेना से कोई विवाद नहीं है। अगर छोटी मोटी बातें थी भी तो अब वो इतिहास बन चुकी हैं। शिवसेना के मन में एक थोड़ी शंका पैदा हुई थी, वो कब की खत्म हो गई। अब वो जब सामना में कोई आर्टिकल आता है तो आपके चैनल पर या किसी समाचार पत्र में जैसा आर्टिकल आता है वैसे ही हम उसको लेते हैं। उनको भी प्रेस फ्रीडम का देना चाहिए। 2 दिन पहले भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पूछा था कि महाराष्ट्र बीजेपी में फैसले कौन लेता है। पता चला है कि राजनाथ सिंह ने उन्हें 2 दिन के भीतर जवाब देने का फैसला किया है। दिक्कत यह है कि राजनीति में कल के विश्वासी आज विश्वासघाती घोषित हो रहे हैं। बीजेपी ने उन तथाकथित विश्वासियों और विश्वासघातियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिस पर पार्टी में एक राय नहीं है, जो कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं हो सकती। मुंबई से पंकज खेलकर और कमलेश सुतार के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।